हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है, जो आपकी बीपीएससी के थ्रू जो आपकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई है 2023 की, उसके लिए जो जीएस में आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, उसके लिए ये वीडियो होगी। और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत, इसकी क्या स्थिति थी, ये आज हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा। पर उसको पढ़ने से पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ये आपका टोटल सिलेबस है और ये सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है शॉर्ट की फॉर्म में, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है। इसमें जीएस का जो सेक्शन है उसमें आपकी हिस्ट्री वाली पोर्शन जो है, ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन है। इसमें पूरा ये अच्छा खासा कंटेंट है, आपको एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेगा। ये आप अगर आप चाहें सेल्फ स्टडी करते हैं अगर आप, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम में आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, अच्छे से आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने भी वहीं से चीज़ें ली हैं, वहीं से कंटेंट उठाया है। ये सारा का सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा। अगर कोई चैप्टर इसमें से नहीं मिलता है स्पेक्ट्रम से, तो आप गूगल पे डायरेक्ट इस टॉपिक को लिखना जो टॉपिक आपको नहीं मिलता है, और उसके आगे यूपीएससी लिख देना। उस टॉपिक को लिखने के बाद उसके आगे यूपीएससी लिख देना आप, तो अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कुछ लोग सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उसके लिए। बाकी हम चलिए चीज़ें स्टार्ट करते हैं। और आपके टॉपिक को सारा का सारा, जो कि आपके पास केवल 1 मंथ का टाइम है, तो आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप खुद से अगर तैयारी करते हैं तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सारे टॉपिक को गूगल करके या फिर कहीं से भी पूरा टॉपिक इसका ख़त्म करिएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। एक एक टॉपिक आपको मतलब बताया गया कि ये टॉपिक आपको पढ़ना है, वरना अदर सिलेबस में देखने मिलता है बस हिस्ट्री लिख देंगे लोग और फिर पता ही नहीं चलता हिस्ट्री में कितना पढ़ना है। इसमें एकदम अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि ये टॉपिक आपको करना है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और मैंने सिलेबस ऐसे इस तरह से यहाँ पे लिखा है ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों जो मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर पे आते हैं। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आगे की हैं। ये 1700 के आसपास की चीज़ें हैं ये सारी की सारी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा। बाकी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं ऐसे ही बता देती हूँ। जैसे जो 1600 का टाइम था, उस टाइम वैसे तो यूरोपीय बहुत पहले से ही आ रहे थे। 1498 में आपका पोर्तुगीज़ आ गया था हमारे इंडिया में। ठीक है, तो उस टाइम से ही बहुत सारे विदेशी लोग इंडिया में आते रह रहे थे। पर एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको सभी जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ब्रिटिशर्स की थी, वो लोग इंडिया में जब दाखिल हुए तो उनका ये जो था व्यापार करने का मेन उद्देश्य था। और धीरे धीरे व्यापार से उनका उद्देश्य धीरे धीरे राजनीतिक और फिर प्रशासनिक, और उसके बाद से उनका ऐसा हुआ कि अब हम पूरे इंडिया को कब्जा कर लें। इस टाइप से उनकी चीज़ें हुई, और ये करते करते उनको 1600 से लगाए 1700 तक ये टाइम लग गया। और 1700 की अवधि तक आते आते उन्होंने अच्छा खासा अपना किलेबंदी वगैरह इंडिया के बहुत सारे पार्ट में कर लिया था। तो ये सिचुएशन चल रही थी पूरे 100 सालों के अंतर्गत ब्रिटिशर्स की। ठीक है, अगले जो 1700 से लेके 1800 का टाइम था, इसके बीच में ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये कंपनी ना रह के अब धीरे धीरे वो क्या हो गए थे, वो कंपनी एकमात्र कंपनी किस लिए होती है, व्यापार करने के उद्देश्य से आती है वो। ठीक है, पर इनका उद्देश्य अब मात्र व्यापार नहीं रह गया था। अब इन्होंने अच्छा खासा टैक्स लेना, फिर जगह जगह किलेबंदी करना, अब प्रशासनिक चीज़ों मामलों में, फिर संविधानिक मामलों में, संविधान तो था ही नहीं उस वक्त उतना कुछ, राजनीतिक मामलों में, ये सारे भी अब धीरे धीरे इनका एक तरह से विस्तार इन्होंने कर लिया था। 1800 तक आते आते इंडिया पे एक तरह से इन्होंने इंडिया को अधीन कर लिया था अपने। धीरे धीरे हर पार्ट को इन्होंने जीत लिया था, वहाँ के राजाओं को अपने अंतर अधीन कर लिया था। काफ़ी चालबाजियाँ और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर करके इन्होंने कर लिया था। और 1800 से लेकर के जो आगे का टाइम 1857 तक, तब तक इंडिया एक तरह से इंडिया में विद्रोह भी बहुत सारे हो रहे थे इनके खिलाफ। बहुत जगह पे लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए थे। 1857 का आंदोलन सबसे एक तरह से पैन इंडिया लेवल पे था, एक बहुत बड़ा आंदोलन था, एक बहुत बड़ा 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद से 1857 से अगर हम 1900 की बात करें, तो इस टाइम तक इन लोगों ने पूरा एक अच्छा खासा राजनीतिक कंट्रोल ले लिया था इंडिया के ऊपर, सब कुछ इनके अंदर था।
अब इंडिया का कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि इंडिया अपने मन से कुछ कर सकता था, नहीं, इंडिया की सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में थी। और 1900 से अब हम 1947 की बात करें तो यहाँ पर जा कर के जो है इंडिया एक तरह से, क्योंकि इन्होंने स्कूल कॉलेज इन और शिक्षा की चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया था, तो उसकी वजह से इंडिया के लोग जो है जागरूक हुए थे। तो अब जाके आंदोलन एक अच्छे खासे लेवल पे एक शिक्षित लोग अब आंदोलन कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई और इंडिया फाइनली हमारा आज़ाद हो जाता है। ये एक पूरा ओवरव्यू था ब्रिटिशर्स का इंडिया में, ठीक है। ब्रिटिशर्स का इंडिया में ये पूरा ओवरव्यू था कि इस तरह से इनका पूरा क्रम चला था। मैंने बहुत ऊपर ऊपर से ऐसे ही बताया है कि थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। बट जब ये 1700 का टाइम चल रहा था, 1700 का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम इंडिया में शासन था, भारत जो है मुग़लों के अंतर्गत था। और भारत में मुग़ल का शासन अच्छा खासा चल रहा था काफ़ी। कब से 1526 में जब बाबर ने अटैक किया था इंडिया में, पानीपत का युद्ध हुआ था, उस टाइम से मुग़लों का एक तरह से एंट्री हो गया था भारत में। और धीरे धीरे कर करके जब एक तरह से जब अकबर का शासन आता है, ठीक है, 1556-57 के बाद से अच्छा खासा शासन मुग़लों का बन जाता है इंडिया में, उन्होंने अच्छा खासा विस्तार कर लिया होता है। तो 1557 से लेकर के जो 1707 का टाइम होता है, ये मुग़लों का सबसे गोल्डन टाइम होता है, ठीक। क्योंकि इसमें अकबर, फिर उसके बाद से आपके शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहाँ, ये सारे लोग आते हैं, फिर औरंगजेब आते हैं। तो इनका शासन बहुत ही दुरुस्त टाइप से चलता है, बहुत अच्छा इनकी राजनीतिक गतिविधियाँ वगैरह सब कुछ रहती हैं। बट जब औरंगजेब का शासन रहता है तो उनकी कुछ ऐसी नीतियाँ रहती हैं जिसकी वजह से इनका जो शासन है वो डगमगा जाता है। देखिए, ये जो हमारे इंडिया का मैप है ना, इस तरह से, तो मुग़लों का शासन पूरा अच्छा खासा यहाँ तक फैला रहता है। बट औरंगजेब की इच्छा मनसा ये रहती है कि अब हम इधर की तरफ, साउथ की तरफ, दक्कन की तरफ प्रोसीड करें और इसको भी अपने अंतर्गत ला लें। इस चक्कर में ये यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। वहाँ से काफ़ी अटैक, फिर इनके पारिवारिक विवाद और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से साम्राज्य एक तरह से ढहना शुरू हो जाता है। और माने तो अगर जब औरंगजेब की मृत्यु और 1707 में हो जाती है, उसके बाद से मुग़ल साम्राज्य का पतन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इनके बाद से इतना अच्छा शासक कोई हुआ नहीं जिसको इतनी अच्छी समझ हो, ठीक है। तो ये कंडीशन थी 1707 के आसपास। तो उस टाइम जो है एक तरह से ब्रिटिशर्स अपने इंडिया पे जो है क्या कर रहे थे, विजय प्राप्त करना शुरू कर चुके थे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले थे कि भाई जो ये शासन, जो ये समय था 1700 से 1800 का टाइम जो था, ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या, ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले की बात पूछ रहा है, उस समय का पूरा भारत किस टाइप का था वो हमको यहाँ पे पढ़ना है कि क्या भारत की कंडीशन थी, क्या वहाँ पे राजनीतिक कंडीशन, क्या सामाजिक कंडीशन, क्या शिक्षा की कंडीशन थी, क्या कला और साहित्य थे, किस टाइप के ग्रंथ, साहित्य और शिक्षा की क्या कंडीशन थी, फिर इस टाइम कैसे मतलब उद्योग, इकोनॉमी किस चीज़ पे बेस्ड थी, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो उनको हम एकदम एक एक करके चीज़ें सारे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कि क्या क्या उस वक्त कंडीशन थी। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा कि औरंगजेब का जो शासन चल रहा था, उसके बाद से जो चीज़ें हुई, मुग़ल साम्राज्य का जो पतन होता है उस टाइम, उसका मेन रीज़न क्या था वो थोड़ा वो देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन पूछेगा। बिकॉज आपके सिलेबस में इस टाइप से चीज़ें दी हुई हैं, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य के पतन का सबसे मेन रीज़न जो मैंने बताया, दक्कन की तरफ इनका प्रोसीड करना, औरंगजेब की गलत जो राजनीति थी उसके कारण मुग़ल साम्राज्य जो है पतन की ओर अग्रसर होता है। और मेन चीज़ ये कुछ संभाल पाते उससे पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से कोई ऐसा शासक नहीं आ पाया जो कि मुग़ल शासन को संभाल पाए, ठीक है। पर ऐसा हुआ था कि मोहम्मद शाह जो एक इनके आगे के एक होते हैं शासक जो मुग़ल रहते हैं, इनका शासन अच्छा खासा चला था 29 सालों के लिए। बट उसके बाद से फिर से चीज़ें वही हो गई। अब हुआ क्या कि जो इनके समय के बाकी, इन्होंने मान लीजिए बंगाल में, हैदराबाद में, अवध में, ये सारी चीज़ें इनके अंतर्गत होती हैं। तो वहाँ पे कुछ कुछ सूबेदार वहाँ पे ये लोग नियुक्त करते हैं। तो उन्हीं में से एक थे 1724 में निज़ाम उल मुल्क, जो कि पहले जो है मुग़ल शासन में वजीर रह चुके थे। ये हैदराबाद में थे उस वक्त, ठीक। तो इन्होंने हैदराबाद में अपना स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया, ठीक। अब उस वजह से एक तरह से खंडित हो गया मुग़ल शासन। फिर उसी तरह से और भी बाकी जगहों में राजाओं ने ऐसा अपना शासन घोषित कर दिया, तो वो लोग अपना स्वतंत्र शासन चलाने लगे। केवल ऑफिशियल लेवल पे जो है मुग़ल शासन से जुड़े थे और मुग़ल शासन धीरे धीरे अब टुकड़ों में बढ़ता जा रहा था, ठीक।
और उसी तरह से बंगाल, अवध, पंजाब में भी, यहाँ पर भी इन लोगों ने, यहाँ पे जो जो सूबेदार थे, जो शासक थे, वो अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दे रहे थे वहाँ का। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। मुगलों के समक्ष मेन चुनौतियाँ क्या थी? ऐसा ही नहीं था कि केवल आंतरिक खंडित हो रहा था मुगल, नहीं, ऐसा नहीं था। मुगलों के समक्ष बाहरी चुनौतियाँ भी थीं। जिस वक्त मुगल कमज़ोर पड़ रहा था, उसी वक्त जो एक फारस शासक था नादिर शाह, उसने इंडिया पर अटैक कर दिया था। 1738 से 39 के टाइम में इसने अटैक किया और लाहौर जीत लिया, और 1739 में इसने करनाल में मुगलों की सेना को पूरा पराजित कर दिया। उसके बाद से इन्होंने मुगल शासन को पूरा लूटा, और लूटने में सबसे मेन चीज़, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा है, जो नादिर शाह ने लूटपाट मचाई उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, जो कि मुगलों के पास अपनी सबसे नायाब चीज़ कह सकते हैं और सबसे कीमती चीज़ उनके पास थी। ठीक है, कोहिनूर हीरा इसी नादिर शाह ने लूटा था, और मयूर सिंहासन भी इसी ने लूटा था। कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन वाले में पूछ लेता है कि किस शासक ने किसने जो है कोहिनूर हीरा लूटा था और किसके शासन में लूटा था, तो ये क्वेश्चन कई बार आते हैं। ठीक, लूटपाट इतनी मचाई थी, इतना धन लूट के ले गया था नादिर शाह कि उसने फारस के नागरिकों को अगले 3 साल के लिए टैक्स से फ्री कर दिया कि भैया तुमको कोई टैक्स नहीं देना है, तुम मज़े से रहो। ठीक है, और इसने सिंधु और काबुल वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे जो हमारा सिंधु नदी वाला ये जो क्षेत्र है अफ़गानिस्तान के साइड वाला इधर पर, वहाँ के क्षेत्रों में भी पूरा मुगलों से ये सारा चीज़ हड़प लिया था, क्योंकि मुगलों ने यहाँ ऊपर भी प्रोसीड कर लिया था, इंडिया लेवल ही नहीं, पूरा अफ़गानिस्तान का क्षेत्र, काबुल, कंदार, इधर भी उन्होंने पूरा प्रोसीड कर लिया था, अच्छा खासा क्षेत्र विस्तार था मुगलों का। ठीक है, तो इसको भी इसने हड़प लिया, और उत्तर पश्चिम प्रांत से इसने क्योंकि अटैक किया था, ये जो हमारा उत्तर पश्चिम जो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, यहीं से इसने अटैक किया था। तो अब इसने अटैक किया तो बाकी भी जो इधर के शासक होंगे उनको भी एक तरह से लगा होगा कि जब ये अटैक करके आया तो हमें भी जाना चाहिए, हमें भी धन मिल सकता है। तो ये एरिया हमारा क्या हुआ, इसकी वजह से कमज़ोर हो गया, जो कि मुगलों के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई। अब इसके बाद क्या होता है, नादिर शाह जैसे अटैक करके जाता है, उसके जस्ट 10 साल बाद अहमद शाह अब्दाली आता है। ठीक है, ये आता है और सीधे अफ़गानिस्तान पे आक्रमण करता है, और इसके बाद से अफ़गानिस्तान को अच्छा खासा ये लूट के जाता है। उसके बाद से फिर जब मराठा हमारे यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो 1761 के आसपास के टाइम में ये आता है अहमद शाह अब्दाली, और मराठों के साथ युद्ध करता है, और पानीपत थर्ड इसको युद्ध कहा जाता है, पानीपत थर्ड के नाम से ये फेमस है। तो अहमद शाह अब्दाली जो है मराठों के साथ युद्ध करता है, और इसमें मराठा क्या होते हैं, फाइनली हार जाते हैं। ठीक, तो मुग़ल ही नहीं बल्कि और भी जितने हमारे इंडिया में, क्योंकि मुग़ल के बाद से अगर कोई पूरी इंडिया को संभालने के लायक था तो वो मराठा थे, पर उनको भी अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, हरा देता है पानीपत थर्ड वाले जो युद्ध में। ठीक, ये तो हमने देख लिया कि आक्रमण वगैरह या फिर जो चुनौतियों का था चीज़ें थी कि किस तरह से मुग़लों के समझ चुनौतियाँ थी। अब हम देखते हैं मुग़ल पतन का कुछ कारण, जैसे साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में अपने ही लोग, अपने ही सूबेदार, अपने ही जो एक एक जगह पे जो तैनात किए जाते हैं, जो राज्यों को संभालने वाले, वही लोग युद्ध शुरू कर दे रहे थे, उन्हीं में अराजकता आ गई थी, वही लोग अपने आप को अलग करना चाहते थे। और औरंगजेब की कुछ धार्मिक नीतियाँ ऐसी थीं जो कि बहुत अच्छी नहीं थी। इनको जिंदा पीर कहा जाता है। ये बहुत मतलब इनको कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा धर्म से लेना देना इनको नहीं होता था। और इनकी जो दक्कन की नीतियाँ थी, मतलब ये अपना उत्तर नहीं संभाल रहे हैं, अपना जो राज्य है उसको संभालने ज़्यादा दक्षिण की तरफ अपना राज्य फैलाने की कोशिश कर रहे थे। दक्कन की तरफ प्रोसीड करने की कोशिश में पीछे का पूरा राज्य एक तरह से उजड़ता जा रहा था, और वहाँ भी संभालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि स्वयं और औरंगजेब दिल्ली में रहता ही नहीं था ज़्यादा, वो अपना इधर ही ध्यान देता था। ठीक है, और उत्तराधिकार की लड़ाई, इनके जो सुपुत्र रहे होंगे उनके बीच भी खुद की उत्तराधिकारी की लड़ाइयाँ होती थी, और जो वजीर वगैरह थे उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी। और दूसरी चीज़ मराठों की चुनौती, ये सब तो था ही, साथ में अब मुग़लों से लड़ाई करने के लिए भी मराठा भी थे, क्योंकि उनको भी अपना चौथ वगैरह वसूलना होता था। तो इसलिए ये कुछ मेन रीजन थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन था कि उस वक्त यूरोपी आने लगे थे। मैंने जैसे सबसे पहले बताया कि 1600 के आसपास ही ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी इंडिया में। ठीक है, तो तब से इनकी भी नज़र हमारे ऊपर थी कि भैया कैसे कैसे करके हम अपना अपना शासन बिठा लें। ठीक है, विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे, ऐसा नहीं था केवल ब्रिटिशर्स से आ रहे थे, डच, फ्रांस,
पोर्तुगीज, ये सब के सब थे। सब लोग अपनी अपनी शासन लगाना चाहते थे, सब जितना हो सके धन लूटना चाहते थे। ठीक है, तो ये कुछ मेन रीज़न थे जिसकी वजह से मुग़ल जो है पतन होने लगा था। और हम देख लेते हैं कि जो अभी मैंने बोला कि स्वतंत्र क्षेत्र जो राजा थे वो अपना खुद ही स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दे रहे थे। तो ऐसे कौन कौन से राज्य थे जो खुद ही को अपने स्वतंत्र घोषित कर दे रहे थे? तो उसमें उत्तराधिकारी राज्य, नवीन राज्य और स्वतंत्र राज्य, इन 3 तरह से हम इनको बांट के पढ़ सकते हैं। जैसे उत्तराधिकारी राज्य में आपका हैदराबाद था, बंगाल था, अवध था। इन लोगों ने अपना खुद का ही उत्तराधिकारी चुन लिया था और उनको मुग़ल से कोई लेना देना नहीं था। बस ऑफिशियल लेवल पे केवल पत्र पे इनका मतलब था कि हम मुग़ल से जुड़े हैं, बाकी ये अपना शासन खुद चलाते थे। दूसरा नवीन राज्य, ये नए नए राज्य बन रहे थे, अब नया नया ये साम्राज्य का गठन हो रहा था, बन रहा था, मराठा, सिख, जाट, अफगान। और स्वतंत्र राज्य, इन्होंने अपना खुद का स्वतंत्र राज्य बना लिया था, इनको मुग़लों से कोई लेना देना नहीं था, जैसे मैसूर, केरल और राजपूत राज्य। ठीक, अब हम थोड़ा सा उत्तराधिकारी राज्य के बारे में देख लेते हैं। औपचारिक रूप से तो ये लोग मुग़ल से जुड़े हुए थे, ऑफिशियल, मैंने बोला ना कि पत्राचार में ये जुड़े हुए थे, पर सत्ता का निर्वहन, सत्ता को चलाने का काम ये खुद करते थे। ठीक, इसमें सबसे पहले हम हैदराबाद को देख लेते हैं। हैदराबाद में थे हमारे 1724 में निज़ाम उल मुल्क जो है, इन्होंने हैदराबाद का एक तरह से बना ही दिया, हैदराबाद को हैदराबाद नाम दिया। उसके बाद से वहाँ के खुद ही शासक बन गए। ये सबसे पहले जो है, इसके पहले मुग़ल शासन में 2 साल 1722 के आसपास से वजीर रहे थे। ठीक है, पर इनका शासन बहुत अच्छा था हैदराबाद में। इन्होंने राजस्व तंत्र का सुधार किया और उस वक्त जो जमींदारी व्यवस्था बहुत ही अत्याचार करती थी, जमींदारों ने आम लोगों पे बहुत अत्याचार किया, तो उनको भी इन्होंने अच्छा खासा कंट्रोल किया था। और हिंदुओं के साथ इनकी प्रति सहिष्णुता थी, मतलब कहने का मतलब है ये हिंदुओं के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे, ऐसा कुछ नहीं था, कट्टरनीति नहीं अपनाते थे। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद 1748 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके बेटे रहते हैं नासिर जंग और इनके पोते रहते हैं मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच में सिंहासन को लेकर लड़ाई हो जाती है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं फ्रांसीसी और अंग्रेज। जो फ्रांसीसी रहता है वो मुजफ्फर जंग का साथ देता है, जो अंग्रेज रहता है वो नासिर जंग का साथ देता है। तो इसी तरह से इनके बीच में जो है गद्दी को लेकर लड़ाई होती रहती है। तो ये थी हमारी हैदराबाद की सिचुएशन। अब हम देखते हैं दूसरा उत्तराधिकारी राज्य जो हमारा बंगाल है। बंगाल को देख लेते हैं। बंगाल की सिचुएशन क्या थी कि बंगाल में मुर्शिद कुली खान, जो कि 1717 में गवर्नर बना था, यहाँ पे मुग़लों के द्वारा बनाया गया था बंगाल में। अब वो धीरे धीरे वहाँ पे अपना शासन चलाने लगा था और ऑफिशियल लेवल पे मात्र मुग़लों से जुड़ा हुआ था। फिर इसके बाद से 1727 में इनके आगे के आते हैं सुजाउद्दीन जो है 1739 तक रहते हैं। फिर अलीवर्दी खान आते हैं। अलीवर्दी खान के बाद शासन करते हैं हमारे सिराजुद्दौला 1756 में। सिराजुद्दौला का बंगाल में नवाब बनना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव था पूरी हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये इनके टाइम में ही होता है प्लासी का युद्ध 1757 का। ठीक है, इससे पहले एक बार जान लेते हैं बंगाल में ये जो पूरे शासक थे ये शासन कैसे चलाते थे। इनका शासन बहुत अच्छा था, धार्मिक भेदभाव बिल्कुल नहीं करते थे और विदेशी कंपनियों के जो ये किलेबंदी वाला सिस्टम था कि हम यहाँ किले बनाएंगे, हम यहाँ पे अपना व्यापार करेंगे, तो उस पर इन्होंने अच्छा खासा कंट्रोल किया था। तो सिराजुद्दौला के टाइम में क्या होता है, विदेशियों का ये रहता है, जो ब्रिटिशर्स रहते हैं, कि सिराजुद्दौला बिल्कुल भी हमें व्यापार नहीं करने दे रहा, हमें टैक्स नहीं लेने दे रहा है, हम अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से अब जो विदेशी कंपनी जो थी, जो आपके ब्रिटिशर्स थे, इनके अब आपसी मामलों में अब घुसने लगते हैं और इनके खुद ही के जो सेनापति वगैरह थे उनमें फूट डाल देते हैं और इनके ऊपर अटैक करवा देते हैं। और उसी की मदद से अंग्रेज़ जो है इनसे प्लासी के युद्ध में जीत भी जाते हैं। तो प्लासी का युद्ध हुआ था हमारा 1757 में और उसमें अंग्रेज़ जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला क्या हार जाते हैं। ये एक ऐसा युद्ध था जिसके माध्यम से बंगाल पूरा जो है हड़प लिया जाता है एक तरह से। 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है उसमें अंग्रेज फाइनली जीत जाते हैं और इस तरह से बंगाल इनके हाथ में आ जाता है। किसी एक नवाब को ये क्या करते हैं, वहाँ पे मत नाम मात्र के लिए वहाँ का शासक बना देते हैं और वहाँ का टैक्स वगैरह ये खुद वसूलते हैं। बंगाल एक बहुत अच्छा खासा फ्लरिश एक तरह से कह सकते हैं उस टाइम का, आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न राज्य था बंगाल और भारत का अच्छा खासा आर्थिक कंट्रीब्यूशन ये रखता था। तो जब इस पर शासन कर लिया इन लोगों ने, इस पर एक तरह से अधिकार कर लिया अंग्रेज़ों ने इसके ऊपर, तो इनको ये लालच अब हो गया कि भाई अब हम और अधिक बाकी जो है अपना एक्सपेंड करते जाएं, अपनी कंपनी को और ज़्यादा विस्तारित करें। ठीक है, अब उस क्रम में हम देखते हैं जो अवध का रीजन था। अवध में कौन था,
खान बुरहान उल मुल्क ये थे। 1722 में गवर्नर बने थे यहाँ पे, और उसके बाद से ये अपना स्वतंत्र शासन धीरे धीरे यहाँ पे करते थे। तो इनका शासन भी अच्छा खासा था अवध में, और ये शासन में इनके कोई धार्मिक भेदभाव नहीं था, ये हिंदुओं के साथ भी बराबर का व्यवहार करते थे। अब हम देख लेते हैं कुछ स्वतंत्र राज्य, जिसमें आपका राजपूत राज्य है। तो राजपूतों में भी एक तरह से एकता की बहुत कमी थी। ये लोग भी अपना जहाँ जहाँ जगह मिल रहा था वहाँ वहाँ पे क्या कर रहे थे, अपना शासन लगाते जा रहे थे, और वहाँ पर का अपना खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर रहे थे। जैसे अम्बेर के जय सिंह 1699 से लेके 1743 तक अच्छा खासा शासन किए थे, और अन्य भी राजपूत थे जिन्होंने अपना शासन विस्तारित किया था। और इस तरह से एक तरह से भारत खंडित होता जा रहा था। कहीं पे मुग़ल थे, कहीं पे अवध वाले, कहीं पे कुछ और नवाब, कहीं पे कोई राजपूत है तो कहीं जाट है, कहीं सिख है। तो और आपस में इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए जो विदेशियों ने आक्रमण किया, एक तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं इनके बीच में फूट डालते यहाँ पे अपना शासन, इनके बीच में फूट, क्योंकि सारे के सारे जो ब्रिटिशर्स थे वो तो एक थे ना, पर ये सब क्या थे, अलग थे, तो इनको तोड़ना और भी आसान था। मैसूर में हैदर अली थे, इनके साथ ब्रिटिशर्स का बहुत अच्छा खासा युद्ध हुआ था, जो कि हम जो मैसूर का शासन वाला चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है। तो इसमें हैदर अली के बाद इनके बेटे आते हैं टीपू सुल्तान, वो संभालते हैं शासन को। और हैदर अली ने 1769 में अंग्रेज़ों को भी हराया था, और 1782 में इनकी मृत्यु हो गई थी हैदर अली की। केरल की बात करें तो केरल हमारा कोचीन, त्रावणकोर और कलिकट, इन तीनों के एरिया को मिलाकर के केरल बनाया गया था। ठीक है, और हैदर अली ने केरल पे 1766 में आक्रमण भी किया था, और मालाबार और कलिकट को इसमें मिला लिया था केरल में। ठीक है, ये पॉइंट है, आपको याद रखनी है, ज़रूरी है, इस पेपर में दी हुई है ये। अच्छा, अब मराठों की बात करते हैं। ये नए राज्य थे, एक तरह से ये उभरती हुई शक्ति थे। इसके पहले तो इनका कुछ ऐसा नामो निशान नहीं था, पर धीरे धीरे ये उभर रहे थे ये शक्तियाँ अब। ठीक है, मराठा जो है औरंगजेब के टाइम से ही थे, शुरू से ही थे, एक तरह से पावर में आना, एक तरह से शक्ति में आना इनकी अब स्टार्ट हुई थी। मराठा जो एक ऐसी पावर थी उस वक्त इंडिया में जो कि मुग़लों को रिप्लेस कर सकती थी। मतलब मुग़ल के बाद अगर पैन इंडिया लेवल पे कोई शासन कर सकता था, उनका उतना क्षमता था, तो ये मराठों का था। पर इनकी आपसी मतभेद इतनी ज़्यादा थी कि ये ना एकजुट हो पाए, ना ही भारत पे शासन कर पाए, और इसका फ़ायदा उठाया था अंग्रेज़ों ने। जैसे अगर हम मराठा का थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं तो इसमें साहू जी जो थे, ठीक है, साहू जी जिनको 19 वर्षों तक मुग़लों की कैद में रखा गया था, और औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इनको रिहा कर दिया जाता है 1707 में। ठीक है, 1713 में बात करें तो साहू जी ने जो है बालाजी को पेशवा बनाया, अपना बालाजी को प्रधानमंत्री बनाया उस वक्त का, तो पेशवा भी बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि बालाजी जो हैं उनकी जो ताई थी ताराबाई, उनसे लड़ाई हो रही थी। जब साहू जी की उनकी ताई ताराबाई से लड़ाई हो रही थी, तो बालाजी ने उनकी बहुत हेल्प की थी, बालाजी ने उनकी बहुत मदद की थी, इसलिए इन्होंने इनको क्या किया था, पेशवा बना दिया था। और इसके बाद से मराठा क्या करते थे, इनका जो जीने रहने का सोर्स था वो मेनली था चौथ और सरदेश मुखी, ये वसूलते थे, एक तरह से टैक्स का नाम था इनके। तो ये बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगाबाद, खानदेश, यहाँ से चौथ और सरदेश मुखी वसूलते थे। आपको क्वेश्चन बन जाएगा किस तरह से कि मराठे कहाँ कहाँ किस एरिया से जो है चौथ वसूलते थे, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये इतना जगह। ठीक, अब हम बात करें पेशवाओं की, तो पेशवा में सबसे पहले बालाजी जो कि साहू द्वारा बनाए जाते हैं पेशवा। इसके बाद से आते हैं बाजीराव प्रथम। ठीक है, ये 1720 में पेशवा बनते हैं, और ये पूरा इन्होंने अच्छा खासा मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड पे अपना जीत हासिल कर लिया था। बाजीराव प्रथम के बाद आते हैं बालाजी बाजीराव, जो कि नाना साहेब जिनको कहा जाता था, ये 1740 में बनते हैं पेशवा। और इनके बाद आते हैं माधवराव, हमारे 1761 में ये बनते हैं पेशवा। ठीक है, फिर इनके बीच में भी आपस में नहीं बनती है, और ये आपस में ही इतनी इनकी मतभेद हो जाती है कि ये धीरे धीरे मराठा शासन जो है टूट जाता है। और उसके बाद माधवराव जब बनते हैं शासन, तो इसी टाइम होता है पानीपत का युद्ध। ठीक, अहमद शाह अब्दाली अटैक करता है, और पानीपत का बहुत भीषण युद्ध होता है, और मराठा पूरी तरह से टूट जाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं जाट जो कि औरंगजेब का विद्रोह करते हैं। औरंगजेब का इन्होंने बहुत विद्रोह किया था, और उसमें सबसे मेन नाम आता है हमारा चूड़ामन, बदन सिंह, ये लोग जाट राज की स्थापना किए थे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट नाम था हमारा सूरजमल का।
जिसने जो है जाट साम्राज्य को काफ़ी सर्वोच्चता तक पहुंचाया। पर धीरे धीरे जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर ये भी जो है बिखर जाता है एक तरह से। ठीक, सिखों की बात करें तो सिख जो है इसमें भी बहुत सारे अपने आपस में ग्रुप होते थे, तो उसमें ग्रुप को मिस्ल बोला जाता था। ठीक है, तो ये भी 12 मिस्ल या फिर संधियों में विभाजित था। उसमें से एक मिस्र था सुकरचकिया मिस्ल, और उस सुकरचकिया मिस्ल के थे रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह जिन्होंने जो है सिखों को एक तरह से एक नया आयाम दिया था, कह सकते हैं। इन्होंने सतलुज से लेके झेलम तक का पूरा क्षेत्र जो है मतलब एक तरह से उसको कब्जा कर लिया था, और पंजाब को एक मतलब एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया था पंजाब के लिए। 1799 में लाहौर पर इन्होंने आक्रमण किया, एक तरह से विजय हासिल की, और 1802 में अमृतसर पे। ठीक है, रंजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर संधि की। जब अंग्रेज़ वहाँ तक पहुँच गए और रंजीत सिंह के सामने कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, तो इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि की। ये पूछता है क्वेश्चन कि किस शासक ने अमृतसर संधि की थी, तो रंजीत सिंह ने की थी। रंजीत सिंह की मृत्यु कब हो जाती है? 1839 में, और इसके बाद से धीरे धीरे सिख साम्राज्य भी क्या होता है, बिखर जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा इनके बाद से रंजीत सिंह के बाद से जो है इसके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। ठीक, ये तो हमने देख लिया कि क्या शासक थे, कहाँ कहाँ पे कौन शासक थे, ये सारी स्थिति। अब हम देख लेते हैं क्या सामाजिक आर्थिक दशा थी भारत की उस वक्त। 18वीं सदी को भारत का डार्क एज कहा जाता है। अच्छा, 18वीं सदी का क्या मतलब हुआ? 1700 से लेके 1800 तक का टाइम। ठीक है, 1800 तक का टाइम जो है ये हमारा 18वीं सदी कहलाएगा। 18वीं सदी को डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतना एक तरह से ये कंडीशन मुगलों के पतन से, मराठों के पतन, फिर ब्रिटिशर्स का अटैक, फिर अन्य भी और शक्तियों का अटैक, सिर्फ सबका आपस में बिखर जाना, ये सारी स्थिति की वजह से आर्थिक कंडीशन बिल्कुल टूट चुकी थी। ठीक है, तो आर्थिक तौर पर चूँकि मुग़ल और ब्रिटिश के बीच का ये टाइम था, इस दौर में होता क्या था कि जो वर्ग जो है धनी वर्ग है वो और धनी होता जा रहा था, और जो किसान या श्रमिक वर्ग है वो और गरीब होता जा रहा था, क्योंकि उन्हीं का शोषण हो रहा था। ठीक है, ये कंडीशन तो थी हमारे भारत की उस वक्त। ठीक है, आर्थिक स्थिति की बात करें तो हमारा जो मूलभूत जो इकाई थी, आर्थिक स्थिति जो ढांचा था, वो मेनली ग्राम और ग्राम समुदाय। कहने का क्या मतलब है कि जो गांव लेवल पे जो कुटीर उद्योग या फिर जो छोटा मोटा उद्योग, जो वस्त्र उद्योग, ये सारी चीज़ें, जो खेती वाली चीज़ें, इन्हीं सब से हमारा जो है इकॉनमी चलता था। पर ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म होती जा रही थी। अगर हम बात करें कि उस वक्त कौन से ऐसे क्षेत्र थे जो कि कुछ काम के लिए, कुछ कारीगरी के लिए बहुत फेमस है, तो सूती वस्त्र के लिए ढाका, अहमदाबाद और मसूलीपट्टनम, और सिल्क वस्त्र के लिए मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर और गुजरात, ऊनी शॉल और कालीन के लिए कश्मीर, लाहौर और आगरा, ये काफ़ी फेमस जगह थे। ठीक है, और हमारे जो इकॉनमी में चलती थी उस वक्त हुंडी चलती थी, हुंडी सिस्टम चलता था। ठीक है, पैसा तो रहता नहीं था उस वक्त हुंडी, फिर जो सिक्के चलते थे, बैंकिंग, यही सारी मतलब व्यापार की व्यवस्था चलती थी। ये पूछ लेता है। शैक्षिक स्थिति की बात करें तो देखिए शैक्षिक स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। प्राथमिक शिक्षा तो ठीक ठाक थी, पर उच्च शिक्षा जो है उसका कोई खास बंदोबस्त नहीं था, तो वो सीमित थी एक तरह से। महिलाओं की बात करें तो जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी वो तो पढ़ी लिखी रहती थी, उनकी पढ़ाई लिखाई हो जाती थी, पर निम्न वर्ग की अक्सर उसमें दास प्रथा, बांदिया, ये सब चलती थी। महिलाओं की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं थी। पर्दा प्रथा था, और दहेज की कुप्रथा बंगाल और राजपूताना में बहुत व्यापक लेवल पे था। वो लोग बहुत ज़्यादा दहेज वगैरह में विश्वास करते थे, तो ये तो कंडीशन थी। और सती प्रथा वाला जो सिस्टम भी इस वक्त था। अगर हम दास प्रथा की बात करें तो दास प्रथा इंडिया में जो है 2 तरह के होते थे। एक घरेलू दास, मतलब हर शासक, हर राजा के पास अपने अपने दास होते थे, और कृषि दास। कृषि दास क्या होते थे? जब कोई खेत मान लीजिए है, यहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं, ये खेत जिस भी मालिक का होगा तो उसके ये सारे के सारे दास हो गए। अब मान लीजिए इसने ये खेत किसी दूसरे मालिक को बेच दिया, तो साथ ही साथ इन दासों को भी बेच देता था। ये सिस्टम चलता था उस वक्त कृषि दासों के साथ। तो इस वक्त तो बहुत ही अच्छा है वैसे। अब भारत में दासों की स्थिति जो थी, पर भारत में दासों की स्थिति अमेरिका और यूरोप से बहुत बढ़िया थी। अभी यूरोप और अमेरिका में बहुत बेकार स्थिति दासों के साथ थी, हमारे यहाँ उतनी बेकार नहीं थी। पर जैसे ही ये यूरोपी आ जाते हैं इंडिया में, ठीक है, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज आ जाते हैं, उनके आने से इतना परिवर्तन हो जाता है कि इन लोगों ने दासों को खरीदने और बेचने के लिए
कलकत्ता में कोर्ट हाउस बना दिया होता है कि भाई यहाँ पे दास का नाम रजिस्टर होगा, ये यहाँ बेचा जाएगा, मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से, जैसे कि कोई सामान खरीदना है। तो ये स्थिति हो गई थी इन लोग के आने की वजह से। कला और स्थापत्य की बात करें, मात्र इस समय में 18वीं सदी के टाइम की बात हो रही है, मतलब 1700 से 1800 के, यानी उसके पहले तो बहुत ही अच्छा खासा हमारा कला और स्थापत्य था। ये आगरा वागरा का ताजमहल, ये सारी चीज़ें बहुत, वो सब तो अलग चीज़। पर इस समय जो थी, क्या स्थिति थी, 1784 में आसफ उद्दौला ने लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया, और सवाई जयसिंह ने जयपुर जो कि गुलाबी शहर बनाया, और 5 खगोली वेधशाला बनवाई। ठीक है। फिर अमृतसर में रणजीत सिंह ने क्या बनवाया, स्वर्ण मंदिर बनवाया, ये पूछा जाता है काफ़ी। फिर भारत में 18वीं शताब्दी में ईसाई मशीनरियों ने, मतलब ईसाई वही यूरोपीय लोग आ चुके थे, ईसाई धर्म को मानते थे वो लोग, तो उन्होंने प्रेस की स्थापना करवाई थी। और जीजेनबर्ग जो कि एक डेनिश का रहने वाला इंसान था, तो इन्होंने क्या किया था, बाइबिल का तमिल में संस्करण किया था। तो ये कुछ आर्ट एंड कल्चर से संबंधित फैक्ट हैं जो कि हमने देख लिए, इस समय हो रही थी। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा एक तरह से मैंने पूरा स्पेक्ट्रम में जितना कुछ दिया हुआ है उसको एक तरह से समझ लीजिए मैंने शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप जाके इसको लोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, और आने वाले 6 से 7 दिनों या 8 दिनों के अंतर्गत हम पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है कवर कर लेंगे, और उसके बाद से जियोग्राफी कवर करेंगे, फिर पॉलिटी, और फिर जा कर के आपका EVS वाला सेक्शन कवर कर लेंगे, और हिंदी इंग्लिश लास्ट में करेंगे। ठीक है। बाकी एक और बात, मैं जो आपका BPSC का सिलेबस है उसमें का मैथ और रीजनिंग छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।